आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि फैसला सुनाने की अदालत बन चुका है। यहां किसी को चंद पलों में पूजनीय बना दिया जाता है और उतनी ही तेजी से उसी इंसान को शक, आरोप और नफरत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। न धैर्य बचा है, न पूरी बात समझने की इच्छा। जो दिखा, जो सुना, वही सच मान लिया जाता है। शायद इसी वजह से एक ऐसा रिश्ता जो खुशी, शुभकामनाओं और आशीर्वाद का कारण होना चाहिए था, विवाद और सवालों की आग में घिर गया। हाल ही में एक बात बहुत तेजी से फैलती है, एक संदेश, एक सीख, जिसे ब्रज की पवित्र भूमि वृंदावन से जोड़कर देखा गया। कहा गया कि ये शब्द एक भजन गायक संत से जुड़े हैं। बात बहुत साधारण थी, लेकिन अर्थ बेहद गहरा। अगर किसी को प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम जहर मत दो। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। और सबसे जरूरी, किसी साधु या संत का अपमान तो भूल कर भी मत करो। सुनने में यह बात आम लगती है, लेकिन जब हालात पर नजर डालते हैं तो इसका वजन खुद ब खुद समझ में आने लगता है। 6 दिसंबर 2025, जयपुर का ताज आमिर होटल। एक भव्य लेकिन सादगी से भरा आयोजन। वृंदावन के जाने माने कथावाचक और भजन गायक इंद्रेश उपाध्याय विवाह के बंधन में बंधते हैं। उनकी जीवन संगिनी बनती है शिप्रा शर्मा। जैसे ही यह खबर सामने आती है, भक्तों और चाहने वालों में खुशी फैल जाती है। वर्षों से लोग उन्हें कथा मंचों पर देखते आए थे। संयमित जीवन, शांत वाणी और भक्ति में डूबा व्यक्तित्व। ऐसे में शादी की खबर ने लोगों को चौंकाया जरूर, लेकिन अधिकतर ने इसे जीवन का स्वाभाविक और निजी फैसला माना। तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो बधाइयों की बाढ़ आ गई। कोई इस जोड़ी को आदर्श कह रहा था, कोई इसे ईश्वर की कृपा मान रहा था। कई लोगों ने भावुक होकर लिखा कि यह जोड़ी उन्हें राधा कृष्ण की याद दिलाती है। हर ओर सकारात्मकता थी। लोग कह रहे थे कि भक्ति और गृहस्थ जीवन साथ चल सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का मिजाज बहुत जल्दी बदलता है। शादी के अगले ही दिन एक पोस्ट रेडिट पर दिखती है। शुरुआत में इसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा में आने लगती है। पोस्ट में दावा किया जाता है कि शिप्रा शर्मा की यह पहली शादी नहीं है और कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा की जाती हैं। बस यहीं से माहौल बदल जाता है। कुछ ही घंटों में वही तस्वीरें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगती हैं। बिना सोचे, बिना जांचे सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। बात शादी से निकलकर चरित्र तक पहुंच जाती है और यहीं से मामला सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी की निजी जिंदगी को इस तरह सार्वजनिक जांच का विषय बनाना सही है? क्या बिना पुख्ता प्रमाण के किसी महिला के अतीत पर सवाल उठाना जायज है? लेकिन सोशल मीडिया पर इन सवालों के जवाब नहीं खोजे जाते। यहां सिर्फ आरोप चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं तस्वीरें फर्जी हो सकती हैं, कुछ का दावा होता है कि आजकल एआई से कुछ भी बनाया जा सकता है। फिर कुछ वीडियो सामने आते हैं और भावनाएं और भड़क जाती हैं। हालांकि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक या प्रमाणिक बयान नहीं आया जिससे यह साफ हो सके कि इन तस्वीरों और वीडियो की सच्चाई क्या है। इसी बीच एक और बात चर्चा में आती है। शादी से पहले शिप्रा सोशल मीडिया पर शिप्रा भावा के नाम से जानी जाती थीं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर वे भजन और अपने जीवन से जुड़े वीडियो साझा करती थीं। लेकिन शादी से कुछ समय पहले उनके पुराने वीडियो हटा दिए जाते हैं। यहीं से लोगों के मन में नए सवाल जन्म लेते हैं। हालांकि यह भी सच है कि शादी से पहले बहुत से लोग अपनी पुरानी ऑनलाइन गतिविधियों को सीमित या निजी कर लेते हैं, लेकिन जब बात सार्वजनिक हस्तियों की हो तो हर छोटी चीज को बड़ा बना दिया जाता है। फिर सरनेम का मुद्दा उठता है। भावा से शर्मा तक का सफर लोगों को खटकने लगता है। जाति, गोत्र और पहचान को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जबकि सच यह है कि दो वयस्क लोगों की शादी और उनका फैसला पूरी तरह निजी होता है। लेकिन सोशल मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां हर बात पर बहस जरूरी है। शादी के स्थान को लेकर भी सवाल उठते हैं। कुछ लोगों को अजीब लगता है कि विवाह वृंदावन में न होकर जयपुर में क्यों हुआ, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी शादी कर सकता है। यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब माहौल पहले से संदेह से भरा हो तो हर फैसला शक की नजर से देखा जाता है। इस पूरे दौरान इंद्रेश उपाध्याय की ओर से कोई सीधा बयान सामने नहीं आता। उनकी चुप्पी कुछ लोगों को समझदारी लगती है तो कुछ इसे संदेह की वजह मानते हैं। फिर उनके पिता का एक पुराना वीडियो सामने आता है जिसमें वे अपनी बहू के संस्कारों और परिवार की तारीफ करते हैं। इस वीडियो को भी सवालों के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन सच यह है कि जब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना गलत है। मान भी लिया जाए कि किसी महिला की यह दूसरी शादी हो तो भी यह न कानूनन गलत है, न नैतिक रूप से अपराध। लेकिन सोशल मीडिया पर समझदारी की बातें बहुत कम सुनी जाती हैं। यहां अफवाहें जल्दी फैलती हैं, सच्चाई देर से आती है। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक शादी का नहीं रहता, यह समाज की मानसिकता का आईना बन जाता है। सवाल ज्यादातर महिला से जुड़े होते हैं, उसका अतीत, उसका नाम, उसका व्यवहार। पुरुष पक्ष अपेक्षाकृत कम जांच के दायरे में आता है। यह असमानता सबसे ज्यादा चुभती है। कुछ समय बाद विवाद की तीव्रता कम होने लगती है। नए मुद्दे आ जाते हैं, सोशल मीडिया आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिनके मन में सवाल और चोट थी, उनके लिए यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। तब वही सीख फिर याद आती है, अगर हम किसी को प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम जहर तो न दें। इस पूरी घटना से यही समझ आता है कि आज सूचना बहुत तेज है, लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि फैसला सुनाने की अदालत बन चुका है। यहां किसी को चंद पलों में पूजनीय बना दिया जाता है और उतनी ही तेजी से उसी इंसान को शक, आरोप और नफरत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। न धैर्य बचा है, न पूरी बात समझने की इच्छा।
जो दिखा, जो सुना, वही सच मान लिया जाता है। शायद इसी वजह से एक ऐसा रिश्ता जो खुशी, शुभकामनाओं और आशीर्वाद का कारण होना चाहिए था, विवाद और सवालों की आग में घिर गया। हाल ही में एक बात बहुत तेजी से फैलती है, एक संदेश, एक सीख जिसे ब्रज की पवित्र भूमि वृंदावन से जोड़कर देखा गया। कहा गया कि ये शब्द एक भजन गायक संत से जुड़े हैं। बात बहुत साधारण थी, लेकिन अर्थ बेहद गहरा। अगर किसी को प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम जहर मत दो। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। और सबसे जरूरी, किसी साधु या संत का अपमान तो भूल कर भी मत करो। सुनने में यह बात आम लगती है, लेकिन जब हालात पर नजर डालते हैं तो इसका वजन खुद ब खुद समझ में आने लगता है। 6 दिसंबर 2025, जयपुर का ताज आमेर होटल। एक भव्य लेकिन सादगी से भरा आयोजन। वृंदावन के जाने माने कथावाचक और भजन गायक इंद्रेश उपाध्याय विवाह के बंधन में बंधते हैं। उनकी जीवन संगिनी बनती है शिप्रा शर्मा। जैसे ही यह खबर सामने आती है, भक्तों और चाहने वालों में खुशी फैल जाती है। वर्षों से लोग उन्हें कथा मंचों पर देखते आए थे। संयमित जीवन, शांत वाणी और भक्ति में डूबा व्यक्तित्व। ऐसे में शादी की खबर ने लोगों को चौंकाया जरूर, लेकिन अधिकतर ने इसे जीवन का स्वाभाविक और निजी फैसला माना। तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो बधाइयों की बाढ़ आ गई। कोई इस जोड़ी को आदर्श कह रहा था, कोई इसे ईश्वर की कृपा मान रहा था। कई लोगों ने भावुक होकर लिखा कि यह जोड़ी उन्हें राधा कृष्ण की याद दिलाती है। हर ओर सकारात्मकता थी। लोग कह रहे थे कि भक्ति और गृहस्थ जीवन साथ चल सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का मिजाज बहुत जल्दी बदलता है। शादी के अगले ही दिन एक पोस्ट रेडिट पर दिखती है। शुरुआत में इसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा में आने लगती है। पोस्ट में दावा किया जाता है कि शिप्रा शर्मा की यह पहली शादी नहीं है और कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा की जाती हैं। बस यहीं से माहौल बदल जाता है। कुछ ही घंटों में वही तस्वीरें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगती हैं। बिना सोचे, बिना जांचे सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। बात शादी से निकलकर चरित्र तक पहुंच जाती है और यहीं से मामला सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी की निजी जिंदगी को इस तरह सार्वजनिक जांच का विषय बनाना सही है? क्या बिना पुख्ता प्रमाण के किसी महिला के अतीत पर सवाल उठाना जायज है? लेकिन सोशल मीडिया पर इन सवालों के जवाब नहीं खोजे जाते। यहां सिर्फ आरोप चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं तस्वीरें फर्जी हो सकती हैं, कुछ का दावा होता है कि आजकल एआई से कुछ भी बनाया जा सकता है। फिर कुछ वीडियो सामने आते हैं और भावनाएं और भड़क जाती हैं। हालांकि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक या प्रमाणिक बयान नहीं आया जिससे यह साफ हो सके कि इन तस्वीरों और वीडियो की सच्चाई क्या है। इसी बीच एक और बात चर्चा में आती है। शादी से पहले शिप्रा सोशल मीडिया पर शिप्रा भावा के नाम से जानी जाती थीं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर वे भजन और अपने जीवन से जुड़े वीडियो साझा करती थीं। लेकिन शादी से कुछ समय पहले उनके पुराने वीडियो हटा दिए जाते हैं। यहीं से लोगों के मन में नए सवाल जन्म लेते हैं। हालांकि यह भी सच है कि शादी से पहले बहुत से लोग अपनी पुरानी ऑनलाइन गतिविधियों को सीमित या निजी कर लेते हैं, लेकिन जब बात सार्वजनिक हस्तियों की हो तो हर छोटी चीज को बड़ा बना दिया जाता है। फिर सरनेम का मुद्दा उठता है। भावा से शर्मा तक का सफर लोगों को खटकने लगता है। जाति, गोत्र और पहचान को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जबकि सच यह है कि दो वयस्क लोगों की शादी और उनका फैसला पूरी तरह निजी होता है। लेकिन सोशल मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां हर बात पर बहस जरूरी है। शादी के स्थान को लेकर भी सवाल उठते हैं। कुछ लोगों को अजीब लगता है कि विवाह वृंदावन में न होकर जयपुर में क्यों हुआ, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी शादी कर सकता है। यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब माहौल पहले से संदेह से भरा हो तो हर फैसला शक की नजर से देखा जाता है। इस पूरे दौरान इंद्रेश उपाध्याय की ओर से कोई सीधा बयान सामने नहीं आता। उनकी चुप्पी कुछ लोगों को समझदारी लगती है तो कुछ इसे संदेह की वजह मानते हैं। फिर उनके पिता का एक पुराना वीडियो सामने आता है जिसमें वे अपनी बहू के संस्कारों और परिवार की तारीफ करते हैं। इस वीडियो को भी सवालों के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन सच यह है कि जब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना गलत है। मान भी लिया जाए कि किसी महिला की यह दूसरी शादी हो तो भी यह न कानूनन गलत है न नैतिक रूप से अपराध। लेकिन सोशल मीडिया पर समझदारी की बातें बहुत कम सुनी जाती हैं। यहां अफवाहें जल्दी फैलती हैं, सच्चाई देर से आती है। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक शादी का नहीं रहता, यह समाज की मानसिकता का आईना बन जाता है। सवाल ज्यादातर महिला से जुड़े होते हैं, उसका अतीत, उसका नाम, उसका व्यवहार। पुरुष पक्ष अपेक्षाकृत कम जांच के दायरे में आता है। यह असमानता सबसे ज्यादा चुभती है। कुछ समय बाद विवाद की तीव्रता कम होने लगती है। नए मुद्दे आ जाते हैं, सोशल मीडिया आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिनके मन में सवाल और चोट थी, उनके लिए यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। तब वही सीख फिर याद आती है, अगर हम किसी को प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम जहर तो न दें। इस पूरी घटना से यही समझ आता है कि आज सूचना बहुत तेज है, लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि फैसला सुनाने की अदालत बन चुका है। यहां किसी को चंद पलों में पूजनीय बना दिया जाता है और उतनी ही तेजी से उसी इंसान को शक, आरोप और नफरत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। न धैर्य बचा है, न पूरी बात समझने की इच्छा। जो दिखा, जो सुना, वही सच मान लिया जाता है। शायद इसी वजह से एक ऐसा रिश्ता जो खुशी, शुभकामनाओं और आशीर्वाद का कारण होना चाहिए था, विवाद और सवालों की आग में घिर गया। हाल ही में एक बात बहुत तेजी से फैलती है। एक संदेश, एक सीख जिसे ब्रज की पवित्र भूमि वृंदावन से जोड़कर देखा गया।
कहा गया कि ये शब्द एक भजन गायक संत से जुड़े हैं। बात बहुत साधारण थी, लेकिन अर्थ बेहद गहरा। अगर किसी को प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम जहर मत दो। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। और सबसे जरूरी, किसी साधु या संत का अपमान तो भूल कर भी मत करो। सुनने में यह बात आम लगती है, लेकिन जब हालात पर नजर डालते हैं तो इसका वजन खुद ब खुद समझ में आने लगता है। 6 दिसंबर 2025, जयपुर का ताज आमिर होटल। एक भव्य लेकिन सादगी से भरा आयोजन। वृंदावन के जाने माने कथावाचक और भजन गायक इंद्रेश उपाध्याय विवाह के बंधन में बंधते हैं। उनकी जीवन संगिनी बनती है शिप्रा शर्मा। जैसे ही यह खबर सामने आती है, भक्तों और चाहने वालों में खुशी फैल जाती है। वर्षों से लोग उन्हें कथा मंचों पर देखते आए थे। संयमित जीवन, शांत वाणी और भक्ति में डूबा व्यक्तित्व। ऐसे में शादी की खबर ने लोगों को चौंकाया जरूर, लेकिन अधिकतर ने इसे जीवन का स्वाभाविक और निजी फैसला माना। तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो बधाइयों की बाढ़ आ गई। कोई इस जोड़ी को आदर्श कह रहा था, कोई इसे ईश्वर की कृपा मान रहा था। कई लोगों ने भावुक होकर लिखा कि यह जोड़ी उन्हें राधा कृष्ण की याद दिलाती है। हर ओर सकारात्मकता थी। लोग कह रहे थे कि भक्ति और गृहस्थ जीवन साथ चल सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का मिजाज बहुत जल्दी बदलता है। शादी के अगले ही दिन एक पोस्ट रेडिट पर दिखती है। शुरुआत में इसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा में आने लगती है। पोस्ट में दावा किया जाता है कि शिप्रा शर्मा की यह पहली शादी नहीं है और कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा की जाती हैं। बस यहीं से माहौल बदल जाता है। कुछ ही घंटों में वही तस्वीरें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगती हैं। बिना सोचे बिना जांचे सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। बात शादी से निकलकर चरित्र तक पहुंच जाती है और यहीं से मामला सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी की निजी जिंदगी को इस तरह सार्वजनिक जांच का विषय बनाना सही है? क्या बिना पुख्ता प्रमाण के किसी महिला के अतीत पर सवाल उठाना जायज है? लेकिन सोशल मीडिया पर इन सवालों के जवाब नहीं खोजे जाते। यहां सिर्फ आरोप चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं तस्वीरें फर्जी हो सकती हैं। कुछ का दावा होता है कि आजकल एआई से कुछ भी बनाया जा सकता है। फिर कुछ वीडियो सामने आते हैं और भावनाएं और भड़क जाती हैं। हालांकि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक या प्रमाणिक बयान नहीं आया जिससे यह साफ हो सके कि इन तस्वीरों और वीडियो की सच्चाई क्या है। इसी बीच एक और बात चर्चा में आती है। शादी से पहले शिप्रा सोशल मीडिया पर शिप्रा भावा के नाम से जानी जाती थीं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर वे भजन और अपने जीवन से जुड़े वीडियो साझा करती थीं। लेकिन शादी से कुछ समय पहले उनके पुराने वीडियो हटा दिए जाते हैं। यहीं से लोगों के मन में नए सवाल जन्म लेते हैं। हालांकि यह भी सच है कि शादी से पहले बहुत से लोग अपनी पुरानी ऑनलाइन गतिविधियों को सीमित या निजी कर लेते हैं, लेकिन जब बात सार्वजनिक हस्तियों की हो तो हर छोटी चीज को बड़ा बना दिया जाता है। फिर सरनेम का मुद्दा उठता है। भावा से शर्मा तक का सफर लोगों को खटकने लगता है। जाति, गोत्र और पहचान को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जबकि सच यह है कि दो वयस्क लोगों की शादी और उनका फैसला पूरी तरह निजी होता है। लेकिन सोशल मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां हर बात पर बहस जरूरी है। शादी के स्थान को लेकर भी सवाल उठते हैं। कुछ लोगों को अजीब लगता है कि विवाह वृंदावन में न होकर जयपुर में क्यों हुआ, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी शादी कर सकता है। यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब माहौल पहले से संदेह से भरा हो तो हर फैसला शक की नजर से देखा जाता है। इस पूरे दौरान इंद्रेश उपाध्याय की ओर से कोई सीधा बयान सामने नहीं आता। उनकी चुप्पी कुछ लोगों को समझदारी लगती है तो कुछ इसे संदेह की वजह मानते हैं। फिर उनके पिता का एक पुराना वीडियो सामने आता है जिसमें वे अपनी बहू के संस्कारों और परिवार की तारीफ करते हैं। इस वीडियो को भी सवालों के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन सच यह है कि जब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना गलत है। मान भी लिया जाए कि किसी महिला की यह दूसरी शादी हो तो भी यह न कानूनन गलत है न नैतिक रूप से अपराध। लेकिन सोशल मीडिया पर समझदारी की बातें बहुत कम सुनी जाती हैं। यहां अफवाहें जल्दी फैलती हैं, सच्चाई देर से आती है। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक शादी का नहीं रहता, यह समाज की मानसिकता का आईना बन जाता है। सवाल ज्यादातर महिला से जुड़े होते हैं, उसका अतीत, उसका नाम, उसका व्यवहार। पुरुष पक्ष अपेक्षाकृत कम जांच के दायरे में आता है। यह असमानता सबसे ज्यादा चुभती है। कुछ समय बाद विवाद की तीव्रता कम होने लगती है। नए मुद्दे आ जाते हैं, सोशल मीडिया आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिनके मन में सवाल और चोट थी उनके लिए यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। तब वही सीख फिर याद आती है, अगर हम किसी को प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम जहर तो न दें। इस पूरी घटना से यही समझ आता है कि आज सूचना बहुत तेज है, लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि फैसला सुनाने की अदालत बन चुका है। यहां किसी को चंद पलों में पूजनीय बना दिया जाता है और उतनी ही तेजी से उसी इंसान को शक, आरोप और नफरत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। न धैर्य बचा है, न पूरी बात समझने की इच्छा। जो दिखा, जो सुना, वही सच मान लिया जाता है। शायद इसी वजह से एक ऐसा रिश्ता जो खुशी, शुभकामनाओं और आशीर्वाद का कारण होना चाहिए था, विवाद और सवालों की आग में घिर गया। हाल ही में एक बात बहुत तेजी से फैलती है, एक संदेश, एक सीख जिसे ब्रज की पवित्र भूमि वृंदावन से जोड़कर देखा गया। कहा गया कि ये शब्द एक भजन गायक संत से जुड़े हैं। बात बहुत साधारण थी, लेकिन अर्थ बेहद गहरा। अगर किसी को प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम जहर मत दो। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। और सबसे जरूरी, किसी साधु या संत का अपमान तो भूल कर भी मत करो। सुनने में यह बात आम लगती है, लेकिन जब हालात पर नजर डालते हैं तो इसका वजन खुद ब खुद समझ में आने लगता है।
6 दिसंबर 2025 जयपुर का ताज आमिर होटल। एक भव्य लेकिन सादगी से भरा आयोजन। वृंदावन के जाने माने कथावाचक और भजन गायक इंद्रेश उपाध्याय विवाह के बंधन में बंधते हैं। उनकी जीवन संगिनी बनती है शिप्रा शर्मा। जैसे ही यह खबर सामने आती है, भक्तों और चाहने वालों में खुशी फैल जाती है। वर्षों से लोग उन्हें कथा मंचों पर देखते आए थे। संयमित जीवन, शांत वाणी और भक्ति में डूबा व्यक्तित्व। ऐसे में शादी की खबर ने लोगों को चौंकाया जरूर, लेकिन अधिकतर ने इसे जीवन का स्वाभाविक और निजी फैसला माना। तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो बधाइयों की बाढ़ आ गई। कोई इस जोड़ी को आदर्श कह रहा था, कोई इसे ईश्वर की कृपा मान रहा था। कई लोगों ने भावुक होकर लिखा कि यह जोड़ी उन्हें राधा कृष्ण की याद दिलाती है। हर ओर सकारात्मकता थी। लोग कह रहे थे कि भक्ति और गृहस्थ जीवन साथ चल सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का मिजाज बहुत जल्दी बदलता है। शादी के अगले ही दिन एक पोस्ट रेडिट पर दिखती है। शुरुआत में इसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा में आने लगती है। पोस्ट में दावा किया जाता है कि शिप्रा शर्मा की यह पहली शादी नहीं है और कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा की जाती हैं। बस यहीं से माहौल बदल जाता है। कुछ ही घंटों में वही तस्वीरें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगती हैं। बिना सोचे बिना जांचे सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। बात शादी से निकलकर चरित्र तक पहुंच जाती है और यहीं से मामला सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी की निजी जिंदगी को इस तरह सार्वजनिक जांच का विषय बनाना सही है? क्या बिना पुख्ता प्रमाण के किसी महिला के अतीत पर सवाल उठाना जायज है? लेकिन सोशल मीडिया पर इन सवालों के जवाब नहीं खोजे जाते। यहां सिर्फ आरोप चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं तस्वीरें फर्जी हो सकती हैं। कुछ का दावा होता है कि आजकल एआई से कुछ भी बनाया जा सकता है। फिर कुछ वीडियो सामने आते हैं और भावनाएं और भड़क जाती हैं। हालांकि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक या प्रमाणिक बयान नहीं आया जिससे यह साफ हो सके कि इन तस्वीरों और वीडियो की सच्चाई क्या है। इसी बीच एक और बात चर्चा में आती है। शादी से पहले शिप्रा सोशल मीडिया पर शिप्रा भावा के नाम से जानी जाती थीं। उनका एक YouTube चैनल भी था जिस पर वे भजन और अपने जीवन से जुड़े वीडियो साझा करती थीं। लेकिन शादी से कुछ समय पहले उनके पुराने वीडियो हटा दिए जाते हैं। यहीं से लोगों के मन में नए सवाल जन्म लेते हैं। हालांकि यह भी सच है कि शादी से पहले बहुत से लोग अपनी पुरानी ऑनलाइन गतिविधियों को सीमित या निजी कर लेते हैं, लेकिन जब बात सार्वजनिक हस्तियों की हो तो हर छोटी चीज को बड़ा बना दिया जाता है। फिर सरनेम का मुद्दा उठता है। भावा से शर्मा तक का सफर लोगों को खटकने लगता है। जाति, गोत्र और पहचान को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जबकि सच यह है कि दो वयस्क लोगों की शादी और उनका फैसला पूरी तरह निजी होता है। लेकिन सोशल मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां हर बात पर बहस जरूरी है। शादी के स्थान को लेकर भी सवाल उठते हैं। कुछ लोगों को अजीब लगता है कि विवाह वृंदावन में न होकर जयपुर में क्यों हुआ, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी शादी कर सकता है। यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब माहौल पहले से संदेह से भरा हो तो हर फैसला शक की नजर से देखा जाता है। इस पूरे दौरान इंद्रेश उपाध्याय की ओर से कोई सीधा बयान सामने नहीं आता। उनकी चुप्पी कुछ लोगों को समझदारी लगती है तो कुछ इसे संदेह की वजह मानते हैं। फिर उनके पिता का एक पुराना वीडियो सामने आता है जिसमें वे अपनी बहू के संस्कारों और परिवार की तारीफ करते हैं। इस वीडियो को भी सवालों के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन सच यह है कि जब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना गलत है। मान भी लिया जाए कि किसी महिला की यह दूसरी शादी हो तो भी यह न कानूनन गलत है न नैतिक रूप से अपराध। लेकिन सोशल मीडिया पर समझदारी की बातें बहुत कम सुनी जाती हैं। यहां अफवाहें जल्दी फैलती हैं, सच्चाई देर से आती है। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक शादी का नहीं रहता, यह समाज की मानसिकता का आईना बन जाता है। सवाल ज्यादातर महिला से जुड़े होते हैं, उसका अतीत, उसका नाम, उसका व्यवहार। पुरुष पक्ष अपेक्षाकृत कम जांच के दायरे में आता है। यह असमानता सबसे ज्यादा चुभती है। कुछ समय बाद विवाद की तीव्रता कम होने लगती है। नए मुद्दे आ जाते हैं, सोशल मीडिया आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिनके मन में सवाल और चोट थी उनके लिए यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। तब वही सीख फिर याद आती है, अगर हम किसी को प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम जहर तो न दें। इस पूरी घटना से यही समझ आता है कि आज सूचना बहुत तेज है, लेकिन